हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित या आज हम लोग 19वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन के विषय इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए एक एक प्रश्नों को शुरू करते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट के बाद हम पूरे प्रैक्टिस सेट को एक मर्ज करके भी अपलोड करेंगे और अन्य भी प्रैक्टिस सेट हम कराते रहेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कब दिया था, कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी सबसे पहले तो शिक्षा पाने के लिए लंदन गए, वहाँ से आए, फिर जो है इन्होंने एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और वो 1917 में चंपारण से पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं। इस बीच में वो भारत के विभिन्न यहाँ का दौरा किया। उसमें उन्होंने जो अपना पहला जन भाषण दिया था वो वाराणसी में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूज किया जाता है। इनमें जो कथन है, पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा है कि चंपारण में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में से एक थे। कौन से कथन दोनों में से सही है, एक या दो या फिर दोनों या कोई नहीं। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया, यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए जिन्होंने ये राजी किया था वो थे राजकुमार शुक्ल थे। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को राजी करने वाले में से नाम नहीं आता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है कि चंपारण आने में आचार्य जेबी कृपलानी जो है ये महात्मा गांधी जी के सहयोगी में से थे, यह करेक्ट आंसर है। यानी केवल ऑप्शन बी जो है, केवल दूसरा कथन जो है वो सबसे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंध में नहीं जुड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था। उसके बाद है कि इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोग दिया। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। तो ये ऊपर के जो तीन कथन हैं वो करेक्ट है कि यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था, क्योंकि किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था, यानी हर एक 20 कट्ठों में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था। तो तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चला। सी जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोगी थे, करेक्ट है। लेकिन यह आंदोलन प्रथम था जिसमें पूरा संपूर्ण देश स्तर पर आरंभ किया गया, यह कथन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि खेरा किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। खेरा के किसानों के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी चलाए थे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था। दूसरा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थगित बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो ये खेरा के किसानों की तरफ से जो गांधी जी ने खेरा का सत्याग्रह चलाया था उसका पहला कारण यही था कि अकाल पड़ने के बावजूद जो है प्रशासन की तरफ से भू राजस्व की उगाही को स्थगित नहीं किया गया था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 में जो आया था, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थक देना या फिर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई जो है संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा या फिर खिलाफत आंदोलन का दमन करना था या प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। तो पांचवा का सबसे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी है कि ये रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख लक्ष्य था
कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करना, बंदी बनाना और फिर मुकदमा की सुनवाई को संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा ये करना था। ऑप्शन नंबर बी जो है पांचवा का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसी को कहा जाता है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। याद रखिएगा, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1919 में आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 7वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। या कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह 1774 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चार्टर्ड अधिनियम 1813 जो है यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें ईसाई मिशनरी द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, या फिर इसने भारत को औद्योगिकरण पर जोर दिया, या इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, या इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई थी। तो ऑप्शन ए, बी और डी पूरी तरह से ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान रखा गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर कितना रुपए खर्च करना है, इसको लेकर के प्रावधान लाया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या फिर आज़ादी की प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, तो यह कथन किससे जुड़ा है या कौन से आंदोलन में यह कथन जो है कहा गया था? तो यह आंदोलन जो है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर भारत की ये स्वतंत्रता में हम दिवंगत हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या व्यक्ति सत्याग्रह से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये जो 9वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से यह जुड़ा कथन है कि हम तो या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में हम दिवंगत हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था, जो कि कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी ये पत्रिका का प्रकाशन किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अफ्रीका रहने के क्रम में कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो ये जो है नवजीवन है, या फिर इंडिया गजेट है, या अफ्रीकनर है, या फिर इंडियन ओपिनियन है। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो उस दौरान उन्होंने जो है ये इंडियन ओपिनियन नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी का संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? ये सारे आश्रम जो है ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम है। साबरमती आश्रम हो, या फिनिक्स आश्रम हो, या वार्धा में हो, या फिर सदाकत आश्रम पटना में हो। तो इन सारे आश्रमों में से कौन जो है वो सबसे पुराना आश्रम के रूप में जाना जाता है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है कि महात्मा गांधी के संबंध में ये जितने आश्रम है उसमें सबसे पुराना जो है वो फिनिक्स आश्रम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 11वां नंबर प्रश्न के लिए। सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का ध्यान रखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है, और विभाजन करने वाले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बंगाल के उपराज्यपाल कौन थे जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, या फिर एच रिजले थे, या ब्रोडिक थे, या एटी एरुंडेल थे।
तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि बंगाल के विभाजन के समय जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे सर एंड्रयूज फ्रेजर, और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्वी एवं पश्चिमी के बीच जो है एक बेहतर संबंध का समर्थन करते थे। वो WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे। तो इनमें से कौन थे? क्योंकि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसमें जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो ये इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे कि यह जलाना जो है, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, यह कहीं से उचित नहीं है। तो इसलिए ये चाहते थे कि पूर्वी और पश्चिम के देशों के बीच जो है एक बेहतर संबंध हो। वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कि और हालांकि उन्होंने उस वक्त एक ये लिखा था अमार सोनार बंगला के नाम से, जो आज आधुनिक बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्सियत है कि जिनका लिखा हुआ ये जो है 2 देशों का राष्ट्रगान है। एक अपने भारत का जो है जन गण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। और अमार सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का जो वर्तमान में राष्ट्रगान है, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन महोदय ने जो है बंगाल विभाजन किया था, इसको देखते हुए बंगाल प्रशासनिक दिक्कत का ये दे करके इन्होंने बंगाल विभाजित किया था। तो यह कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेज को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त कर दिया गया। या फिर सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दिल्ली दरबार या शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया। या फिर महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक, या 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो ये जो है मुख्य रूप से ये जो जाना जाता है कि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजित किया गया था, वह सम्राट जॉर्ज पंचम का जब दिल्ली दरबार लगा और उसमें जो है इसको निराकृत कर दिया था, तब तक, यानी 1905 में जो बंगाल विभाजित हुआ, तब से 1911 में फिर जो है बंगाल एकीकृत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है ये कब अध्यक्षता की थी? 15वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर है कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? ये प्रथम बार जो स्वराज शब्द व्यक्त किया गया है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था? या बनारस अधिवेशन 1905 में, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या फिर सूरत अधिवेशन 1907 में, या इनमें से कोई नहीं? तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि ये बंगाल विभाजन के पश्चात जब ये हुआ, तो उसमें जो है ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट ही गया था। तो 16वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को अगर भगवान भी सहन करें तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किनका है? यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक का है, या लाला लाजपत राय का है, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का है? तो ये जो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए सबसे अधिक प्रयासरत रहने वालों में से महात्मा गांधी जी का नाम भी आता है। इन्होंने ही कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उन्हें कभी, यानी भगवान अगर छुआछूत ऊंच नीच की बुराई को अगर सहन करता है तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में जो है यह हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार की मिट्टी में
कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। दोस्तों अब हम लोग जो है इतिहास के बाद भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, तथा साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन 18 है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। वह मिट्टी कौन है? वह मिट्टी जो है काली है, लैटेराइट है या फिर लाल मिट्टी है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि काली मिट्टी में जो है वह कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। जी, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। 19वां का सबसे सही उत्तर क्या होगा? या फिर ये शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, या ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो असत्य कथन ये ए बी सी जो है ये सभी सत्य कथन है। असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि कैसा कथन पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है असत्य कथन यानी गलत कथन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सही कथन पूछा जा रहा है कि खनिज तेल जो है मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, या फिर मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, या फिर जो है ये भारत का मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय प्रदेश से प्राप्त होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो अगर ध्यान से हम लोग इस पर विचार करें तो खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यह भी कथन सत्य है। दूसरा है कि मुंबई हाई जो है यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। तीसरा है कि भारत में मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 क्षेत्र जो है वो अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी सभी कथन सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 20वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में उसके स्थान है। तो कौन सी सूची कहाँ ये स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका जो सुमेलित कैसे होगा कि कांच उद्योग। तो कांच उद्योग जो है यह फिरोजाबाद से है, पीतल उद्योग जो है यह मुरादाबाद से है, उसी प्रकार जो है ये स्लेट उद्योग जो है यह मरकपुर से है, और हस्त निर्मित उद्योग जो है यह मिर्ज़ापुर से है। तो 21वां का ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट आंसर होगा? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बोडो निवासी है। बोडो निवासी कहाँ के निवासी है? बोडो जो जनजाति है यह गारो पहाड़ी के निवासी है, या फिर संथाल परगना के निवासी है, या अमेजन बेसिन के निवासी है, या फिर मध्य प्रदेश के निवासी है। तो बोडो निवासी जो है यह गारो पहाड़ी के निवासी है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में 22वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। जी, इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि इंदिरा गांधी नहर को जो जल की प्राप्ति होती है वह कौन सी नदी से होती है। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि सतलज नदी से जो है इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को जल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जी, ये मिदानपुर नहर जो है कांसावती नदी से है, फिर तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी से है, मैंटूर डैम जो है कावेरी नदी से है, और उकाई प्रोजेक्ट जो है यह तापी नदी से है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी ये सारे जो है ए और सी और डी जो है यह सुमेलित है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यानी अगर लिंगानुपात की बात किया जाए कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो वहाँ पर लिंगानुपात अधिक है। महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की संख्या से अधिक है। यह भारत का कौन सा राज्य है? बिहार, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो बिहार तो अपना है नहीं इसमें, क्योंकि बिहार का लिंगानुपात तो कम है। तो इसका सही उत्तर 25वां का कौन है? ऑप्शन नंबर बी है कि केरल, जो कि सबसे साक्षर राज्यों में से आता है। सबसे अधिक साक्षर राज्य भी वही है, और महिलाओं से अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या भी वही है। अगर बिहार के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि बिहार में महिलाओं से अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या किस जिले में है, तो वह गोपालगंज जिला है, जहां
महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और ये भारत में केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है यह भारत के किस प्रदेश में और किस लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर प्राणी अभ्यारण्य जो है यह भारत के राजस्थान में बाघ शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में चुन करके गए थे वो कहाँ से चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में। यह पंजाब से थे या फिर तत्कालीन मध्य भारत से थे या बम्बई प्रेसिडेंसी से थे या पश्चिम बंगाल से थे। तो 27वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे वह पश्चिम बंगाल से हुए थे, यानी ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। जी, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई है यह 1946 ईस्वी में किस तिथि को हुई है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और संविधान निर्माण का कार्य जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कंप्लीट हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग जो है ये संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के जो महान्यायवादी है, भारत का जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति जो है यह 29वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है यह संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद किसके तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, यानी 29वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का ये प्राप्त है। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी कि अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। तो भारत में जो ये मूल अधिकार है वो 12 से 35 तक दिया गया है, जो कि भाग 3 में दिया है। तो इसमें से जो 6 मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें से जो इस प्रकार से 6 जो मूल अधिकार है उसमें जो समानता का अधिकार वर्णित है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान में छुआछूत यानी अस्पृश्यता से उन्मूलन, छुआछूत को हटाने का लिए जो संबंधित प्रावधान है वह कौन से अनुच्छेद में है। तो वह है अनुच्छेद 17 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 32वां का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो ये संविधान के प्रस्तावना में किया गया है या संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है या फिर संविधान के तीसरी अनुसूची में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 33वां का वो ऑप्शन नंबर डी है कि मूलभूत संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वो संविधान के संकल्पना सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। तो 34वां का जो करेक्ट आंसर है कि जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसका ये करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 71 के तहत है। ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्यसभा के सामान्य विधेयक को अधिकतम, राज्यसभा को यह कितना दिन का अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितना दिन तक अवधि तक रोके रख सकता है। 14 दिन की अवधि है, 1 माह है, 3 माह है या फिर 6 माह है। तो राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि कोई भी सामान्य विधेयक को जो है वह 14 दिन की अवधि तक अपने पास रोके रख सकता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है
35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।